का, लोकतंत्र के प्रति, समाजवाद के प्रति गुटनिरपेक्षता क्या था, पंचशील क्या था, ये सब हम पिछले क्लास में देख चुके थे। अब आज के क्लास में हम लोग इनकी मेन आर्थिक नीति देखेंगे। देश के विकास के लिए नेहरू जी का आर्थिक क्या सोच था और किस प्रकार फिर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि इनका सोच गांधी जी की सोच से भिन्न था। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू का योगदान लिखिए। तो बस कुछ नहीं करना है, जब आर्थिक का समझ लेंगे तो आधुनिक भारत क्या है। अभी जो हमारा कृषि है, अभी जो हमारे उद्योग है, अभी जो हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध है, अभी जो हमारी दूसरे देश के साथ जो नीति चल रहा है, हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है, जो हम समाजवाद के थीम पे है, ये सब नेहरू का ही तो सोच है। ये सब पे केवल आप 5-5 लाइन लिख दोगे तो बस आधुनिक भारत में इनके पूरे योगदान कंप्लीट हो जाए। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग टॉपिक चलेंगे और ये टॉपिक आपका होगा जिसका नाम होगा नेहरू के आर्थिक चिंतन। तो आप नीचे हेडिंग दे दीजिए, नेहरू के आर्थिक चिंतन, नेहरू के आर्थिक चिंतन, नेहरू के आर्थिक चिंतन। चलिए चिंतन पर ध्यान देंगे, क्योंकि चिंतन आप बढ़िया समझोगे तभी गांधी के चिंतन से कंक्लूजन कर पाओगे। क्योंकि गांधी चिंतन भी आप पढ़ चुके हो, नेहरू चिंतन भी पढ़ोगे, तब दोनों को आपको रिलेट कर पाओगे, दोनों में अंतर को बढ़िया से समझ पाओगे। देखिए, आपको नेहरू के आर्थिक विचार को समझने के लिए आजादी के समय हमने अपनी स्थितियों को समझना आवश्यक है। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय हमारे देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, न के बराबर, गिनती पे 2-4 कंपनियां सिर्फ थी जो काम कर रहे थे। सरकारी कोई कंपनी करके नहीं था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में यहाँ पर पहले अंग्रेज लोग का सब सिस्टम चल रहा था। वे अपने इंग्लैंड से दूसरी जगह से आयात निर्यात, उनके अलग सिस्टम था। हम लोग गुलाम भी बने इसी चक्कर में कि सामान बेचने आए, वहां स्वागत है, हम भी आ जाए, आपका भी स्वागत है। धीरे धीरे सब यहाँ पे कब्जा कर लिया। अब जिस समय हमें आजादी प्राप्त हुई उस समय अब इस भारत के आर्थिक डेवलपमेंट हम कैसे करें। गरीबी बहुत ज्यादा था, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो कई तरह की बातें विचार चल रही थी। एक तो चल रहे थे कि छोटे छोटे उद्योग को हम डेवलप करें, छोटे छोटे उद्योग को हम डेवलप करेंगे। जैसा गांधी जी का थॉट आप देखे थे, लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास, जो भारत की अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। गांधी थॉट में हमने आपको बात समझाया था। दूसरा नंबर आ रहा था कि हम किस प्रकार के बड़े उद्योग डेवलप करें, छोटे उद्योग नहीं करके हम बड़े उद्योग डेवलप करें। बड़े उद्योग में भी आ रहा था कि हम किस प्रकार के उद्योग डेवलप करें, उपभोक्ता आधारित उद्योग डेवलप करें। उपभोक्ता आधारित का मतलब है कि जो व्यक्ति के आम जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग होता है, अब उन उद्योगों को हम डेवलप करें या हम अपना आधारभूत उद्योग को डेवलप करें। किस तरह का उद्योग डेवलप किया जाए, इस उद्योग के डेवलपमेंट में इसको हम सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक का मतलब है सरकारी करें या निजी करें। इन उद्योगों के लिए जो कच्चे पदार्थ हैं, ये कच्चे पदार्थ भारत से ही ले या दूसरे देश से भी मंगा सकते हैं। घटने पर क्या किया जाए। देश में स्वाभाविक है कि मांग काफी ज्यादा है और इस समय मांग के अनुसार से सप्लाई, जिसको आपूर्ति कहते हैं, ये बहुत कम है। मांग और पूर्ति का जो संतुलन है कैसे मेंटेन किया जाए। अब गांधी के अनुसार से तो हम लोग सुने लघु और कुटीर उद्योग, घर घर गांव गांव सब जगह ग्राम स्वराज, सब लोग ग्राम आत्मनिर्भर, सभी लोग अपना खुद से बनाओ, उपभोक्ता आधारित उद्योग, जो है उद्योग की स्थापना। एक गांधी का थॉट, आपके जो काम का चीज है, एक गांव स्वावलंबी हो जाओ, खुद से आपको जो चाहिए, कपड़ा चाहिए, कपड़ा का सूती वस्त्र का चरखा चलाओ, तुमको और जो चाहिए खुद से आत्मनिर्भर बनो। लेकिन इस मामले में आप देखोगे कि नेहरू के विचार कंप्लीट अलग है। नेहरू के विचार कंप्लीट अलग है। नेहरू के विचार छोटे छोटे उद्योग पर नहीं है, नेहरू के विचार उपभोक्ता उद्योग पर नहीं है कि हमें क्या उपभोक्ताओं को चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। नेहरू का जो आर्थिक चिंतन है, ये चिंतन हम लोगों को मेन समझना है 2-4 चीजों से। पहला, नेहरू ने अपने देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो नीति बनाई, वो आप सभी लोग जानते हैं, वो है आर्थिक नियोजन की नीति, जिसको हम समझाए थे कि सोवियत संघ से लिया है। वो आर्थिक नियोजन करके कोई संविधान में हमारा कोई वर्णन नहीं, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमारा देश में डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए प्लान किया जाए, पंचवर्षीय योजना का निर्धारण हो, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ नहीं। और इसके लिए आप खुद जानते हो कि नेहरू ने योजना आयोग की स्थापना किया। बाद में आप जानते हो कि मोदी जी योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग उसी का नाम रख दी। तो योजना आयोग, नीति आयोग, ये सब संविधान में लिखा हुआ नहीं, ये इनके अपने चिंतन का, अपने थॉट का, अपना एक चिंतन का मूल रूप है। तो नेहरू ने पहला चीज हम लोग समझे कि इन्होंने प्लान किया कि हमारा देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी कैसे हो सकता है, जब हम अपने देश के लिए एक नियोजन पद्धति अपनाएंगे। प्लानिंग करेंगे कि हमें, प्लानिंग का मतलब इस वर्ष कितना % उद्योग लगाना है, कहां कहां लगाना है। 5 साल की हम एक योजना बनाएंगे और वो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम देश का जहां जो आवश्यकता है उस अनुसार से हम उसको डेवलप करेंगे। तो आर्थिक नियोजन हम लोग देख लिए, पंचवर्षीय योजना, ये इनका आर्थिक विकास का सबसे बड़ा मूल मंत्र रहा है इनका। दूसरा नंबर, नेहरू का एक अलग से प्लानिंग है कि किसको डेवलप किया जाए, सभी किसानों को हम खूब डेवलप कर दें या अमीरों को ही और डेवलप कर दें। क्या लगता है आपको, नेहरू क्या चाहेंगे? प्रत्येक किसान, छोटे छोटे गरीब किसान, सबको हम मदद करें, सबकी हम सहायता करें, सबको ठीक करें, या बड़े बड़े लोगों को ठीक करें? क्या लगता है आपको, छोटे किसान लगता है या बड़े लोग? क्या आपको लगता है, जल्दी अपना विचार दीजिए, जिससे हमें स्पष्ट हो कि नेहरू का चिंतन भी आप समझ रहे हैं। किसानों को, बिल्कुल छोटे छोटे किसानों को बिल्कुल इसको ठीक करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर चले। बहुत बढ़िया। तो नेहरू का जो विचार है आपको समझना है, नेहरू ने माना कि हम अगर भारत में डेवलपमेंट करेंगे तो हमें नीचे किसानों को नहीं करने की जरूरत, हम भारी उद्योग लगाएं। भारी उद्योग का मतलब हम बड़े बड़े उद्योग की स्थापना करें, लघु कुटीर उद्योग के फेर में नहीं पड़े, किसानों के फेर में नहीं पड़े। नहीं तो हमारे पास जो पैसा है हम किसानों को बांटने लगेंगे तो इतने किसान हैं कि सबको थोड़ा जैसा पड़े। उससे बढ़िया जो अमीर है, जो हमारा सिस्टम है, हम उसमें लगा दो। और उसके लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपने देखा है, नेहरू के आर्थिक चिंतन ट्रिकल डाउन सिद्धांत पर है। ट्रिकल डाउन सिद्धांत, इसको ट्रिकल डाउन आप कह सकते हो, ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन सिद्धांत ये नेहरू का है। ट्रिकल डाउन का मतलब है, स्टेट में इसी को हिंदी में टपकन सिद्धांत कहते हैं। तो ज्यादा इतना शुद्ध हिंदी हो जाता है कि आप टपकन सिद्धांत लिख दोगे तो उसको जांचने वाला समझ नहीं पाएगा कि क्या कहना चाहता है। टपकन सिद्धांत को ही इंग्लिश में ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। और ट्रिकल डाउन थ्योरी जो आप देख रहे हो, ये नेहरू का कहना क्या है? इनका कहना है कि हम देश में बड़े बड़े डेवलपमेंट करेंगे, नीचे छोटे पर नहीं जाएंगे। हम भारी उद्योग लगाएंगे, हम नदियों में बड़े बड़े बांध बांधेंगे, हम जब भी करेंगे तो बड़ा काम करेंगे उस पैसे से।
और उससे क्या होगा कि मान लो एक घड़ा में एक पानी भर गया तो इसमें बहुत छोटा छेद रहेगा, तो इससे आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में संकट जी पर धीरे धीरे पानी को गिरते हो। तो अगर हम भारी उद्योग, बड़ा उद्योग स्थापित करते हैं, नदियों पर बड़ा बड़ा बांध बांधते हैं, प्रत्येक किसानों को नहीं देके हम कोई बड़ी योजना लगाते हैं, तो ये ट्रिकल डाउन, बूंद बूंद टपकते रहेगा। ये जो डेवलपमेंट रख दिए, ये बूंद बूंद गिरते हुए ये पूरे क्षेत्र में सभी लोग को ये ठंडा रखेगा, शीतलता प्रदान करेगा और ये आर्थिक विकास सब जगह होते रहे। यानी हम भारी उद्योग से पहले अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं और इसी के डेवलपमेंट से तब बाद में लघु कुटीर उद्योग का डेवलपमेंट करेंगे, कृषि का आधुनिकीकरण करेंगे, कृषि में औद्योगिकरण करेंगे, ये कृषि का ही मशीनीकरण करेंगे। यहाँ के बाद सिस्टम यहाँ। तो अब आप ट्रिकल डाउन थ्योरी बिल्कुल समझ पाए होंगे। तो पीसी महालनोबिस का थ्योरी जो देख रहे हो, महालनोबिस का ही थ्योरी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति की थ्योरी से अगर सहमत नहीं हो तो वो उसकी थ्योरी को नहीं लगाए। नेहरू का ही सिद्धांत है ऊपर से नीचे डेवलपमेंट हो, नीचे से ऊपर नहीं। और ये जो टपकन सिद्धांत देख रहे हो जो पीसी महालनोबिस का थ्योरी है, आप देखिए वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नेहरू के आर्थिक चिंतन यहाँ पे आपको बिल्कुल स्पष्ट होता है। अब यहाँ पे आपको पूरे ये बात तो लगभग क्लियर पता चल रहा होगा कि गांधी थाउट और नेहरू थाउट में बिल्कुल स्पष्ट अंतर। गांधी ने जहां एक और मशीनीकरण का विरोध किया था, सभी को याद है, गांधी ने स्वयं कहा वैसे देशों में मशीनों का क्या अर्थ है जिस देश में ज्यादातर जनसंख्या स्वयं हाथ पैर से काम कर सकते हैं और बेरोजगार रहे। और नेहरू का सीधा सीधा कहना है कि भारत का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ आधुनिक मशीनों से हो सकता है। भारत में जो मांग है वो डिमांड की पूर्ति लघु कुटीर उद्योग छोटे छोटे नहीं करेंगे, हम लोग फिर वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे। बड़े बड़े जो हमारे प्रोडक्शन है हम उसके द्वारा ही देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इनका नेहरू जी का स्पष्ट करना है कि हम जो उद्योग लगाएंगे हम उसमें उपभोक्ता से मुझे मतलब नहीं है, हम आधारभूत संरचना के उद्योग लगाएंगे। आधारभूत संरचना का उद्योग का मतलब है कि जिसके द्वारा बाकी उद्योग डेवलप, जैसे लोहा उद्योग। लोहा किसी भी उद्योग के लिए जंगली है, कोई चीज तुम उद्योग लगाओगे लोहा आवश्यक है। नेहरू जी का कहना है कि तब लोहा उद्योग सरकार लगाएगी, ये आधारभूत उद्योग हम अपने सार्वजनिक क्षेत्र में इसको स्थापित करेंगे। बाकी जो छोटे छोटे उद्योग है वो हमारा निजी क्षेत्रों का भी सह अस्तित्व होगा, और निजी क्षेत्र का जब सह अस्तित्व होगा तो हम लोग उसको भी डेवलप करने देंगे, खुद से बड़े बड़े उद्योग को डेवलप करेंगे। और इसके बाद इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि हम जो ये आधारभूत उद्योग जो लगाएंगे इसका उद्देश्य मेरा कभी ये नहीं होगा, सरकार कभी भी उद्योग इसके लिए नहीं लगाती है कि मुझे यहां लाभ प्राप्त हो। इन्होंने साफ कहा कि हम जो यहां बड़े बड़े भारी उद्योग लगाएंगे, पूरे वहां पूंजी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कभी उनका यह उद्देश्य नहीं रहा कि हम इससे लाभ कमाएं। और इसके बाद अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें लाभ कमाने का यह उद्देश्य इनका नहीं है, ये लाइन भी आपको क्लियर हो चुका। फिर आखिर क्यों सार्वजनिक उद्योग बनाएंगे, आखिर उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना नहीं है तो लगाना क्यों है। तो अब इन्होंने खास यहां पर एक नया चिंतन दिया, और वो चिंतन इन्होंने खास करके दिया, वह चिंतन था कि आधारभूत उद्योग के द्वारा हम यहां पे सरकारी जब करेंगे तब लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इसमें रोजगार में आएंगे। इसके बाद मेन हम लोग यहां पे फिर जो है इसमें अब दूसरा नंबर इनका मेन जो थीम रहा, ये थीम रहा कि हम जो देश का आर्थिक प्रगति चाहते हैं, आर्थिक प्रगति चाहते हैं, ये आर्थिक प्रगति हम लोग जो करेंगे, ये आर्थिक प्रगति के सिस्टम पे हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, एक आधारभूत संरचना से हम एक सुदृढ़ चीज स्थापित करेंगे देश के लिए, जो दीर्घकालीन आर्थिक प्रगति का हमारा सूचक हो। दीर्घकालीन आर्थिक प्रगति का मतलब है लंबे समय तक हमारे देश की आर्थिक प्रगति के लिए अगर कोई चीज जरूरी है तो वो आधारभूत संरचना है। अगर हम इसको निजी क्षेत्र में छोड़ देंगे, ये बेसिक नीड्स है, और उसमें प्राइवेट लोग जब जिस समय आवश्यकता हमारे देश की हो जाएगी और उन लोग उस समय अपने मन से चलाएगा तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। और इसीलिए इनका स्पष्ट मानना है कि हम उपभोक्ता आधारित उद्योग के स्थान पर आधारभूत उद्योग पर बल दें, भारी मशीन पर बल दें, और भारी मशीन की थ्योरी पर इन्होंने पूरे इस थ्योरी को लेकर चला। अब अगर हम यहाँ के बाद अगले नंबर बात करते हैं उद्योग के बाद, अगर हम कहें उसके कच्चा पदार्थ या संसाधन की बात करें, तो नेहरू जी का स्पष्ट कहना है कि भारत संसाधन के मामले में आत्मनिर्भर है। यहाँ पर्याप्त संसाधन है और पर्याप्त श्रम शक्ति भी, भारत में श्रम शक्ति की भी कमी नहीं है, और कोई भी खनिज संसाधन हो या किसी भी तरह का हमारे पास कच्चा पदार्थ जिसको कह सकते हैं, हम लोग इन दोनों मामले में एकदम आत्मनिर्भर है। और जब दोनों मामले में आत्मनिर्भर है संसाधन के मामले में, तो अब ये थ्योरी देखो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो 1991 तक रहा। 1991 के बाद ही ये थ्योरी कंप्लीट खत्म हुआ। नेहरू के दिया गया 1947 के बाद जो चिंतन है 91 तक भारत के विकास में बहुत ही मेन महत्वपूर्ण थ्योरी भूमिका निभाई। और वह क्या था, नेहरू का चिंतन भारत का विकास भारत के संसाधन से होगा, भारत के डेवलपमेंट के लिए हम किसी दूसरे देश के उपलब्ध संसाधन का उपयोग नहीं करें। यानी अगर इंडिया में हम अगर सुनेंगे भी कि बाहर में ये चीज सस्ता है, तो हम दूसरे देश के संसाधन का प्रयोग, उसके किसी खनिज का प्रयोग हम अपने देश के लिए नहीं करें। हम अपने देश का प्रयोग अपने उपलब्ध संसाधन से करेंगे। मेरे यहाँ पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त श्रम शक्ति, हमारे यहाँ काम करने के लिए भी दूसरे विदेश के लोगों के आने की जरूरत नहीं है। ये पर्याप्त श्रम शक्ति यही है। कोई विदेशी चाहेगा भी कि हमें नागरिक मिल गया है तो नहीं आना, कोई चाहेगा भी कि हम इससे सस्ता में कोई सामान दे रहे हैं तो ये नहीं देना। तो अब ये जो देख रहे हो 1991 91 में आप खुद जानते हो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहेंगे, वहां पे एक थ्योरी फिर जो आएगा, आप नाम सुने हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो वैश्वीकरण का जो कंसेप्ट है उसमें फिर जाकर के होगा कि भारत अपने देश के विकास के लिए विश्व के भी संसाधन का प्रयोग करेगा, और उसी के अनुसार से होगा कोई भारत आओ कहीं का सामान लाएंगे, हम भारत के सामान को कहीं भेजेंगे। ये 91 के बाद धीरे धीरे नीति बदली है। 47 से 91 तक एक ही नीति रही, वो नेहरू नीति पर ही लगातार सब बेस्ड था। तो ये देखो नेहरू का जो हमारे यहाँ संसाधन है, श्रम शक्ति है, उन पर क्या चिंतन है। इन्होंने जो बताया भी कि हम जो आधारभूत उद्योग बनाए, भारी मशीन जो लगाएंगे, चाहे लौह इस्पात उद्योग हो या अगर हम बड़े बड़े हम मान लो बांध भी बना रहे हैं नदियों में, तो नदियों में छोटा बांध नहीं बड़ा बड़ा बांध लगाए। और बड़े बड़े बांध में उनका थ्योरी यही है, ट्रिकल डाउन का मतलब यहाँ पे है कि हम एक जगह नदियों पर बांध बांध, और नदियों पर एक जगह बांध बांधने के बाद हमने एक जगह पूंजी का निवेश कर दिया,
अब ये देखो विभिन्न क्षेत्रों में लाभ कैसे देगा। अब इसी क्षेत्र से गांव-गांव में हम नहर बना देंगे, नहर का खनन करेंगे तो इसी से यहाँ सड़क बन जाएगा, यहाँ नदियों का नहर गुजरने से मछली पालन हो जाएगा, यहाँ बिजली बनाएंगे तो आसपास बिजली सप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे लोग घूमने आएंगे, पर्यटन का बढ़ावा हो जाएगा। ये एक जगह पूंजी लगाने से आसपास के सभी क्षेत्रों का लाभ मिले। इस तरह के थ्योरी में उनका खास जो है ज्यादा विश्वास रहा और ये चीज नेहरू का आपको खास उद्योग में, कच्चे पदार्थ में और बाकी आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा देश का डेवलपमेंट हो, ये नेहरू के थॉट पे आपको प्रकाश डालना। तो अभी हम लोग इसको चलेंगे दूसरी पंचवर्षीय। आप जानते हो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? जल्दी आंसर दीजिए, कृषि पर या उद्योग पर? जल्दी आंसर दीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया या उद्योग पर? जल्दी आंसर दीजिए। कृषि पर। बहुत बढ़िया। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित था? जल्दी आंसर दीजिए। पहला कृषि पर है, उद्योग नहीं माना, इंडस्ट्री नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? मॉडल बताइए। हैराड डोमर, बिल्कुल सही जवाब। तो हैराड डोमर मॉडल पर आधारित है। जल्दी बताइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नेहरू ने किस पर बल दिया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नेहरू ने किस पर बल दिया? यही मेन है। और इसमें उद्योग केवल नहीं, भारी उद्योग, ये चीज शब्द आपको ध्यान रखना है। भारी उद्योग, ये इंडस्ट्री केवल नहीं है, भारी उद्योग पर बल दी कि हमें जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री है उसको लगाना। और ये किसके थ्योरी पर आधारित था? जल्दी बताइए, ये किसके थ्योरी पर आधारित था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके थ्योरी पर आधारित था? बहुत बढ़िया। तो ये आपको ध्यान दीजिए, ये पीसी महालनोबिस की थ्योरी पर आधारित। तो ये सेकंड, पहला नंबर जो है ये हमने देखा कि इसमें कृषि पर बल दी, और दूसरा नंबर जो पंचवर्षीय योजना देख रहे हो, ये पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर जो है इसमें बल दिया। जल्दी बोलो, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कब से कब तक डेट रहा? जल्दी बताइए, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? बिल्कुल सही, 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के, आप समझ गए होंगे, 5 साल जोड़ोगे तो वो आ जाए। तो अब ये बता दो कि यहाँ 56 से 61 ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। अब बताइए, नेहरू का देहांत कब हुआ? नेहरू कब मरे? जल्दी बताओ, नेहरू कब डेथ किए? नेहरू कब मरे? नेहरू के बारे में कम से कम, हाँ एक, अब देखो अब सही आंसर है 1964 में नेहरू जी का डेथ है, 66 नहीं, 64 में नेहरू जी का देहांत है। और बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है, नेहरू जी का देहांत 1964 में। और इस समय जो कृषि है, उद्योग है, दिशा में दोनों लेके चलना, ये जो उनका चिंतन है, ये मेन रूप से इसको आगे बढ़ाया। तो आपको इसीलिए हमने बताया कि जो मॉडल आपका है, इस मॉडल में जो भी काम हुआ, ये सभी दोनों मॉडल आपको समझना है कि नेहरू के चिंतन पर ही मेन काम हुआ। और इसीलिए इन सभी में जो विचार हैं वो नेहरू के विचार वहां पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। भारी उद्योग लगाना, कृषि में भी हमने देखा कि छोटे छोटे किसान को, सीमांत किसान के लिए उन्होंने सिर्फ भूमि सुधार पर बल दी। बाकी नेहरू का मेन थ्योरी खेती में भी रहा कि बड़ी जगह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बना। इस समय कृषि में मेन परियोजना बना है ज्यादा, चाहे आप दामोदर घाटी परियोजना की बात करते हो, ये सब यहाँ का दिन है। बांध को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की मंदिर कहा। इन्होंने कहा कि बस यही मंदिर है, यही माथा टेको, सारा डेवलपमेंट हो जाएगा। और इसीलिए सोचो कि बांध को जो नदी घाटी में बांध नदियों पर बांधते हैं, वो चीज को जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के मंदिर कहते हैं। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि इनका जो सिस्टम है वो किस प्रकार यहाँ पर सिस्टम हो। बाकी ट्रिकल डाउन की जो थ्योरी है वो इकोनॉमिक्स की एक बहुत बड़ी थ्योरी। ट्रिकल डाउन कोई एक छोटा थ्योरी नहीं है कि बस ऊपर, ये तो समझाने के लिए सिर्फ हमने किया कि नेहरू का था नीचे के डेवलपमेंट से ऊपर नहीं होते, ऊपर के डेवलपमेंट से नीचे करना। ये जस्ट लाइक ट्रिकल डाउन जो थ्योरी बता रहा है, उस थ्योरी के जैसा बेस्ड है। वही सेम थ्योरी नहीं है, उसके जैसा बेस्ड है कि हम डेवलपमेंट नीचे से ऊपर करेंगे तो बहुत ज्यादा हमारे खपत होंगे, वो विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए ऊपर से नीचे की ओर हम डेवलप करें। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपका नेहरू के आर्थिक चिंतन जो हम लोग लिखेंगे, इसमें आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि पहला नंबर पूरी बात जो सुने हैं तो उस पर हम लोग भूमिका सोचेंगे। भूमिका का मतलब बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि ये आर्थिक नियोजन की पद्धति अपनाना, भारी जो है उद्योग की स्थापना, मशीनीकरण पर काफी बल, ये सभी नेहरू के आर्थिक नीति का सबसे प्रमुख हिस्सा हो। और तब नेहरू के उद्योग के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। एक पैराग्राफ मेन मेजर यही चलेगा, कैसा उद्योग लगाना चाहते थे, किस प्रकार लघु कुटीर उद्योग पर क्या उनका थ्योरी है, मशीनीकरण के पक्ष में है कि नहीं। तो बिल्कुल इनका मानना है कि बिना मशीनीकरण के हम अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर ही नहीं सकते। हम अपने जो जीवन स्तर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक चीज से होगा, वो बड़े बड़े मशीन और आधुनिक मशीन लगाने से होगा। तो पूरे इस चिंतन को यहाँ पर देंगे और उसके बाद हम लोग संसाधन की बात करेंगे। इंडिया का डेवलपमेंट भारतीय संसाधन से हो या दूसरे देश के संसाधन यूज करेंगे, नेहरू का क्या था इसको चलेंगे और फाइनली निष्कर्ष दे देंगे। तो हम लोग का ये उद्योग के प्रति आर्थिक चिंतन जो नेहरू का है बिल्कुल स्पष्ट होता है। तो अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। अब जैसे ही लिखेंगे तो और बढ़िया आपको हो जाएगा, एक बार पढ़ने से ये पूरा आपका सिस्टम सही हो जाएगा। तो नीचे लिखा जाए भूमिका में पहले हेडिंग दे दिया, नेहरू के आर्थिक चिंतन, हेडिंग दे दीजिए, नेहरू के आर्थिक चिंतन, हेडिंग दे दीजिए और लिख दीजिए नेहरू के आर्थिक चिंतन। भूमिका में लिखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय उद्योगों की कमी, उद्योगों की कमी, उद्योगों की कमी, उद्योगों की कमी, कमा कमा गरीबी, गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी बेरोजगारी और भुखमरी, गरीबी बेरोजगारी और भुखमरी और भुखमरी जैसी समस्या, जैसी समस्या, जैसी समस्या अपने चरमोत्कर्ष पर था, अपने चरमोत्कर्ष पर था, अपने चरमोत्कर्ष पर था, चरमोत्कर्ष पर था। उस समय नेहरू, उस समय नेहरू आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए औद्योगिकरण पर बल देते हुए,
औद्योगिकरण पर बल देते हुए औद्योगिकरण पर बल देते हुए औद्योगिकरण पर बल देते हुए नियोजित नियोजित आर्थिक विकास नियोजित आर्थिक विकास की नीति को अपनाया 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 नियोजित आर्थिक विकास की नीति को अपनाया। चलिए पैराग्राफ चेंज कर देंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए नेहरू के आर्थिक चिंतन को नेहरू के आर्थिक चिंतन को नेहरू के आर्थिक चिंतन को उनके पुस्तक इन्वर्टेड कॉमा में डिस्कवरी ऑफ इंडिया शब्द देवनागरी में लिखना, उनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्वर्टेड कॉमा बंद में देखा जा सकता है। उनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्वर्टेड कॉमा बंद में देखा जा सकता है वे उच्च स्तर पर औद्योगिकरण की स्थापना में उच्च स्तर पर औद्योगिकरण की स्थापना में भारी उद्योग पर बल दिए उच्च स्तर पर औद्योगिकरण की स्थापना में भारी उद्योग पर बल दिए उन्होंने उपभोक्ता आधारित उद्योग के स्थान पर उपभोक्ता आधारित उद्योग के स्थान पर आधारभूत उद्योग के आधार उद्योग को क्षेत्र में वे आधार सार्वजनिक क्षेत्र में रखना चाहते थे। उनका यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र में एक भारी उद्योग की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से न होकर सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योग की स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर रोजगार क्षेत्र में विस्तार देना और दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि का आधार तैयार करना था। दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि का आधार तैयार करना था। वे आधुनिक औद्योगिकरण के द्वारा आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे। आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे। उनका यह स्पष्ट मानना था कि इसी के सहायता से भारत की गरीबी समस्या का हल संभव है। और उच्च जीवन स्तर प्राप्त किया जा सकता है। उच्च जीवन स्तर प्राप्त किया जा सकता है। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। उनका यह मानना था कि भारत में प्रचुर संसाधन
उनका यह मानना था कि भारत में प्रचुर संसाधन और पर्याप्त श्रम शक्ति उपलब्ध है, और पर्याप्त श्रम शक्ति उपलब्ध है, पर्याप्त श्रम शक्ति उपलब्ध है। वे प्राकृतिक संसाधनों पर प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के सीधा नियंत्रण के पक्षधर थे। प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के सीधा नियंत्रण के पक्षधर थे। राज्य के सीधा नियंत्रण के पक्षधर थे। सीधा नियंत्रण के पक्षधर थे। वे भारत के विकास के लिए भारत के विकास के लिए भारत में उपलब्ध संसाधन के प्रयोग के पक्षधर थे। भारत के उपलब्ध संसाधन के प्रयोग के पक्षधर थे। अब आपका ये संसाधन आउट हो गया। अब हम लोग निष्कर्ष पे चले। देखो, ये भी आ सकता है कि क्या आधुनिक समय में जो नेहरू का आर्थिक जीवन पर जो चिंतन था, क्या वो प्रासंगिक है, उसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश था। तो आपको एकदम अप टू डेट रहना है। आपको देना है कि नेहरू की जो आर्थिक नीति थी वो तत्कालीन भारत के परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल था, परंतु आज वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के युग में वैश्विक प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ चुकी है, और उस परिप्रेक्ष्य में आज नेहरू के तीव्र औद्योगिकरण का जो चिंतन है वो बिल्कुल आज भी वो समकालीन इस परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही आवश्यक है जितना उस समय था। परंतु नेहरू के कुछ चिंतन, जैसे देश का विकास देश के उपलब्ध संसाधनों से हो, इसकी प्रासंगिकता 1991 में भूमंडलीकरण के दौर में समाप्त हो गया है, और आज पूरे विश्व एक बाजार बन गया है, खुली प्रतियोगिता है, जहां पूरे किसी भी देश के विकास के लिए पूरे वैश्विक संसाधन की आवश्यकता होती है। तो कुछ चीजों पर खंडन भी करना है, कुछ चीजों के पक्ष में भी रहना। नेहरू पे आपका जो भी देगा क्वेश्चन, तो एक फुल नहीं देकर के दो चीज जोड़ने के लिए है, तो आपको खुद अपना कॉमन सेंस लगाना है कि क्या छोड़ दे, क्या ले ले। अपना आप अनुकूल जो चाहिए उतने वर्ड के लिए कुछ वर्ड को छोड़ना होगा, जो मेन तीन चीजें उसको लेना होगा, उन सभी चीजों पर आपको खुद से बनाना। उसमें प्रैक्टिस राउंड में आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे जोड़े, क्या छोड़े, क्या जोड़े। और इसमें हम लोग इसके निष्कर्ष पे आ जाए तो निष्कर्ष में साफ कहेंगे कि तीव्र औद्योगिकरण के माध्यम से आधुनिक भारत की जो आधारशिला नेहरू ने रखा, उसमें तत्कालीन परिस्थितियों के लिए वह भारत के लिए विकास में काफी सहायक रहा। उस समय की परिस्थिति के लिए विकास में काफी सहायक रहा। यह नेहरू के स्पष्ट दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो उनके ठोस आर्थिक नीति में देखा जा सकता है। यानी आप जो दोगे उसमें तत्कालीन स्थितियों के लिए उस समय नेहरू आखिर क्यों, आप एक दो बार और भी इसमें लिख सकते थे कि सार्वजनिक और निजी दोनों का कोई एग्जिस्टेंस क्यों चाह रहे हैं। नेहरू क्यों चाह रहे हैं कि निजी क्षेत्र भी रहे, सार्वजनिक क्षेत्र भी रहे, दोनों क्यों है? तो नेहरू इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि जिस समय देश आजाद हुआ, सरकार के पास इतनी पैसे नहीं है कि पूरे केवल सार्वजनिक क्षेत्र में फैक्ट्री लगा ले, और निजी क्षेत्र भी इतना मजबूत नहीं है कि केवल वो फैक्ट्री लगा ले। इसीलिए मीडियम अर्थ हुआ कि जो आधारभूत स्ट्रक्चर है, बिजली है, रेलवे है, जो हमारे बांध हैं बड़े बड़े, आधारभूत जो होगा वो सरकारी हो, और बाकी जो लोहा वगैरह आधारभूत जो चल रहा है, टाटा वगैरह, वो चलेगा। बाकी जो भी चीज है आधारभूत को छोड़ के वो मानव की आवश्यकता वाला उपभोक्ता आधारित उद्योग जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट के पास पर्याप्त मात्रा में फंड नहीं थे, तो इसलिए तत्कालीन स्थितियों के अनुसार से आपको समझना है कि ये उनकी दूरदर्शी नीति है। तो चलिए हम लोग इसके निचोड़ को दे दें। लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तीव्र औद्योगिकरण और योजनाबद्ध आर्थिक विकास, तीव्र औद्योगिकरण और योजनाबद्ध आर्थिक विकास के माध्यम से, योजनाबद्ध आर्थिक विकास के माध्यम से नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। उनके स्पष्ट दूरदर्शी दृष्टिकोण, उनके स्पष्ट दूरदर्शी दृष्टिकोण और ठोस आर्थिक नीतियों के कारण, ठोस आर्थिक नीतियों के कारण तात्कालीन भारत का संतुलित विकास संभव हो पाया। तत्कालीन भारत का संतुलित विकास संभव हो पाया। तत्कालीन भारत का औद्योगिक विकास संभव हो पाया। तत्कालीन भारत के औद्योगिक विकास संभव हो पाया। चलिए, अब आपका नेहरू का आर्थिक जो था ये बड़ा था, कंप्लीट हो गया। अब तो केवल एक मेन क्वेश्चन आपको देखना है, और वह है आपका गांधी और नेहरू के बीच कंपैरिजन। सांप्रदायिकता एक छोटा सा पहलू है, जिसमें उसी में गांधी के साथ कंपैरिजन में देख लेंगे गांधी का सांप्रदायिकता में क्या था, नेहरू का क्या चिंतन। इसको वहीं पे हम लोग अंतर और समानता के पहलू में उसको स्पष्ट कर लेंगे। तो एक क्लास और आपका जब लेंगे तो अगले दिन नेहरू कंप्लीट खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन की आपकी इच्छा है तो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, जी एक क्वेश्चन हमसे लास्ट में लीजिएगा, उसका खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और उसको टेलीग्राम पे सब बच्चे लिख के डालिए। जीएस में कितने वर्ड में आंसर लिखना है, जो लिखिए जल्दी से। सब कोई देखिए, वर्ड भी है पता है, भी भूल गया सर। जीएस में आपको पहले भी बताया है कितने वर्ड में आंसर लिखना चाहिए।
बिल्कुल देखिए सब लोग का क्लियर। 250 वर्ड को गिन करेंगे, लेकिन लगभग आपको कोशिश करना है कि 250 शब्दों के बीच में आंसर को आपको 250-300 के बीच में आप समेट करके उसको छोड़ दीजिए। तो 250 वर्ड में आंसर लिखने के लिए अभी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और हम देखेंगे कि आप कितना बढ़िया उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसमें आपको हम क्वेश्चन अब मिक्स कर रहे हैं। आपको कहें नेहरू के समाजवाद समाजवाद नेहरू के समाजवाद और उद्योग के स्थापना के प्रति चिंतन को स्पष्ट करें। आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। देखो प्रासंगिकता का मतलब है कि अगर आप पक्ष में भी हो तो आप पक्ष में लिख सकते हो कि हाँ ये कितना प्रासंगिक है कितना नहीं। लिखने के तरीका, अब जरा क्वेश्चन को लिखना कैसे चाहिए। परीक्षा में सबसे पहले कोई क्वेश्चन मिले तो देखो हमेशा एक चीज मान के चलो, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, एकदम ताजा क्वेश्चन है, चाहे तुम लाख पढ़ लो, 10 साल भी क्यों ना पढ़ लो, 50 लाख भी देके क्यों ना पढ़ो। अब उसके लिए तुम अपने आप को कितना तैयार रखते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण। न कि फलाना सर का टेस्ट है, अरे फलाना सर का इतना भी है, लाओ यही वाला पढ़ ले, बहुत लड़ जाएगा, ये सब अगर सोच करके पढ़ रहे हो तो परीक्षा में बहुत जोर का झटका धीरे लग जाएगा। और अगर आप एकदम ये सोच के पढ़ रहे हो कि नहीं एकदम हम पूरी बात समझ रहे हैं, जो भी आएगा हम उसको वर्क करेंगे, तब बहुत अच्छा लिख पाओ। और इसीलिए उसमें हम आपको पहला काम क्या होता है, परीक्षा में प्रश्नों को पढ़ना, समझना क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने से चलना होगा नेहरू, एक वर्ड मिला। फिर इसके बाद आपको अपने से चलना होगा कि समाजवाद और उद्योग दोनों के बारे में विचार है। फिर चलना है चिंतन और आधुनिक समय में, वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। तो हम लोग क्वेश्चन के स्टेप को पहले समझ लिए और वहीं पे रफ डायग्राम सोच लेंगे कि हम जो भूमिका देंगे उसमें नेहरू के समाजवाद और उद्योग, 2 लाइन समाजवाद पर, 2 लाइन उद्योग पर, और बस वो बता करके 1 लाइन आधुनिक प्रासंगिकता पर 5 पंक्ति में अपना हम आंसर क्लियर कर